शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के पेपर 1 के बारे में, जिसमें हम क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। BA 5th सेमेस्टर में दो पेपर आपको सोशियोलॉजी के देने होंगे। एक पेपर है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट और एक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे कल। तो कल उसकी क्लास होगी लाइव और आज ये क्लास आपकी चल रही, तो दोनों पेपर के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी विधिवत। बाकी महासंग्राम वीडियो मैंने दिया हुआ है और भी लिखित मॉडल पेपर मैंने दिए हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर ये दोनों तीनों वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। चाहिए आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लूँ परीक्षा के अंत समय में। समाजशास्त्र BA तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर 2024 की परीक्षाओं के लिए शास्त्रीय समाजशास्त्रीय चिंतन पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, अंग्रेजी में बोलते हैं। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघुत्तरीय, बा से लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। देखिए, सभी प्रश्न करने होंगे खंड आ के। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 2 प्रश्न आपको मतलब 2 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के लिए। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रांस की क्रांति के समय यूरोपीय दशा का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति के समय यूरोपीय दशा कैसी थी? यूरोप में फ्रांस पड़ता है, फ्रांस एक देश है और यूरोप एक महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप में फ्रांस पड़ता है, तो उस समय पूरे के पूरे यूरोपीय मतलब यूरोप जो महाद्वीप है, उस यूरोपीय महाद्वीप में जो तमाम सारे देश हैं, उन देशों की स्थिति क्या बनी हुई थी जिस समय फ्रांस की क्रांति होती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो चूंकि फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप जो था उसमें कई छोटे छोटे राज्य, कई बड़े बड़े राज्य भी हुआ करते थे। आपको बता दूं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बिल्कुल अलग हुआ करती थी फ्रांस की क्रांति से पहले। बाद में उसकी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है राजनीतिक, वो सब बदल जाती है यूरोप की पूरे। आप देखेंगे कि उस समय में यूरोप में एकता का भी अभाव था, एकता की कमी थी बिल्कुल। देशों जो आप देश थे आपस में ही लड़ा झगड़ा करते थे। तो इस तरीके से मतलब कि एक स्थिति ऐसी थी 1789 से पहले कि यूरोपीय देश जो थे छोटे बड़े आपस में ही लड़ा करते थे, एकता नहीं थी सभी देशों में। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। इंग्लैंड एक प्रथम श्रेणी का व्यापारिक और औपनिवेशिक साम्राज्य उस समय हुआ करता था। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जॉर्ज तृतीय राजा था और उसने दृढ़ संकल्प के साथ फ्रांसीसी क्रांति का सामना किया। तो उस समय आप देखेंगे कि क्रांति के समय इटली का कोई राष्ट्र नहीं था, मतलब उस समय इटली कोई देश नहीं था जब क्रांति हुई। फिर क्या होता है, एक भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी, इटली कोई राज्य या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। इटली का आदि मतलब जो मतलब अतीत है वो देदीप्यमान था वास्तव में। हालांकि वो एक एक देश के रूप में नहीं था, लेकिन उसकी जो है बात पहले से होती थी। जर्मनी में 360 से भी अधिक छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जर्मनी। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, इटली का एकीकरण हुआ, इटली देश बना। तो इस तरीके से रोमन साम्राज्य से अधिकार प्राप्त थे किसको? जो छोटे छोटे राज्य थे जो है रोमन साम्राज्य से मतलब अधिकार मिलते थे उनको। तो कुल मिलाकर के ये सारी व्यवस्थाएं थी। हैप्सबर्ग वंश ऑस्ट्रिया में शासन कर रहा था उस समय, और ऑस्ट्रिया में राज्य, नस्ल और भाषाओं का विचित्र मिलन हुआ करता था। प्रसा उस समय जो था अ, उस समय में आप देखते हैं सही अर्थों में राष्ट्र कहा जा सकता था, क्योंकि प्रसा में एक राष्ट्र कहलाने योग्य तमाम प्रकार की विशेषताएं थी। निश्चित भूभाग था, सरकार थी, जनता थी वहाँ की। ठीक है। तो प्रसा उस समय राज्य का राष्ट्र कहा जा सकता था। इसके अलावा आप देखेंगे प्रसा में होहेन-जोलर्न वंश का शासन हुआ करता था। तो यूरोप महाद्वीप में रूस का राज्य जो था सर्वाधिक बड़ा हुआ करता था उस समय। रूस में 15 देश शामिल थे उस समय, यूएसएसआर का संगठन था पूरा संयुक्त राष्ट्र। तो इस तरीके से यहाँ का समाज जो है ग्रीक चर्च का अनुयायी हुआ करता था रूस का। तो इस तरीके से यूरोप सबसे बड़ा राज्य था और उसमें बहुत सारे जो है छोटे-छोटे जो टुकड़े थे राज्य देश के वो शामिल हुआ करते थे। बाद में आकर के 1991 में ये सब अलग हुए हैं। तो इस तरीके से जो स्थिति थी यूरोप की वो छिन्न-भिन्न थी उस समय, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति होती है, फिर उसके बाद में एकदम से भ्रातृत्व और बंधुत्व का नारा दिया जाता है और इसके बाद में आप देखते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्रांस की क्रांति के बाद में क्या होता है कि अ, अच्छा, फ्रांस की क्रांति केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक क्रांति थी, विचारों को बदलने की क्रांति थी। एक सामाजिक आंदोलन भी था, मान सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दर्शन सबसे पहले सामने फ्रांस की क्रांति से ही उठा।
समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, बंधुत्व की बात, ये 1789 की क्रांति के द्वारा, फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही पूरे संसार के लोगों ने जाना। आप देखते हैं फ्रांस की क्रांति का बहुत ज़बरदस्त परिणाम हुआ, सामंतवाद की समाप्ति होती है, सामाजिक आर्थिक जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं वो भी समानता आती है उनमें, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है, समाजवाद का जन्म होता है यही फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, ठीक है? और समाज में समानता की बात यहीं से होने लगती है और शोषण और अत्याचार का अंत होता है, शैक्षणिक सुधार बहुत सारे होते हैं, यूरोप के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ता है फ्रांस की क्रांति का। अच्छा, फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस की क्रांति ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों की क्रांति भी थी, क्योंकि यूरोप के जो अन्य देश थे वो फ्रांस से एक प्रकार सीख ले रहे थे। और उस समय आप देखते हैं इटली और बाल्कान भी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को भी प्रभावित किया और क्रांति के बाद आप देखेंगे कि इंग्लैंड के संसद में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन का इंग्लैंड के संसद पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1832 ईस्वी में आप देखते हैं प्रथम सुधार एक्ट को पारित करना पड़ा इंग्लैंड के संसद के द्वारा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति ना केवल फ्रांस की क्रांति बल्कि संपूर्ण यूरोप की क्रांति उस समय हुआ करती थी। यहाँ तक कि मैं कहूँ यूरोप की क्रांति तो थी, इसके बाद में यहीं से जो विचारधारा आगे बढ़ी वो यूरोपीय कंट्रियों में होते हुए संपूर्ण विश्व में जाकर के फैलती रही। तो ये फ्रांस की क्रांति की दशा उस समय थी और उसके बाद में जो दशा थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो निश्चित तौर में फ्रांस की क्रांति जो है इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात सबसे पहले करी गई, ठीक है? फ्रांस के चिंतकों ने, बुद्धिजीवियों ने बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर के इस क्रांति में भाग लिया और इस क्रांति का डट करके सामना करा। कई सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। क्लियर? तो ये है फ्रांस की क्रांति। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति कब हुई? व्याख्या कीजिए। औद्योगिक क्रांति की बात की है तो इंग्लैंड में क्रांति होती है, ठीक है? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है औद्योगिक क्रांति को। अनेक विद्वानों ने इंग्लैंड और फ्रांस की सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन करके इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में बताया। उसके कई सारे कारण रहे हैं, हालांकि कारणों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इंग्लैंड की जो क्रांति है ये कब हुई इसके बारे में आप अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे? देखिए, इंग्लैंड की क्रांति या जो औद्योगिक क्रांति है या एक प्रकार से इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं, चूंकि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है? कुछ तो औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें 1760 ईस्वी आप मान सकते हैं, उसी के आसपास ब्रिटेन से प्रारंभ होती। ब्रिटेन माने इंग्लैंड और इंग्लैंड और उसके आड़ी बगल आयरलैंड और ये उत्तरी मतलब कि वेल्स और ये सब उत्तरी आयरलैंड ये सब शामिल हैं तो ब्रिटेन बनता है। तो यूरोप और उनके जो अन्य यूरोपीय देश थे जो है उस समय यूरोप के वहाँ पर क्या होता है कि तमाम प्रकार के आर्थिक जीवन में उनके परिवर्तन होता है। आप देखते हैं कि जो काम अभी तक मनुष्य लोग कर रहे थे हाथों से, अब वो काम मशीन करेगी। यानी कि 100 लोगों का काम अब अकेले एक मशीन, एक लोग मिल कर के कर देंगे। यानी कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड के द्वारा नए क्षेत्रों की खोज हुई और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वाणिज्यिक वृद्धि हुई, व्यापार में बढ़ोतरी हुई, शहरों का विकास होना शुरू हो गया, चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, कपड़ा जैसी परंपरागत उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण पहले घरेलू उपकरणों से करते थे, अब जो है एक प्रकार से नवीन तकनीकी के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग या तमाम प्रकार के मिल कारखाने खुलने लगे, उद्योगों का स्थापना शुरू हो गया। तो उद्योगों का लगातार बढ़ावा हुआ। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए-नए औज़ारों का, नई-नई तकनीकी का विकास हुआ, जिससे व्यापक पैमाने पर वस्तुएँ तैयार करी जाने लगी। 1760 ईस्वी से लेकर के 1830 ईस्वी के बीच में आप देखते हैं, इतना ज़्यादा औज़ारों का विकास हुआ, तकनीकों का विकास हुआ, उत्पादन के कई सारी मशीनों को बनाई गया, जिससे और तमाम प्रकार के नए-नए आविष्कार हुए, जिससे उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आ गई। और अब आप देखते हैं, उत्पादन की सामंतवादी जो प्रणाली है, उसके स्थान पर पूंजीवादी प्रणाली की विकसित हो जाती है। अब क्या होता है, उद्योगपति का वर्ग उभर करके सामने आता है, जिस जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है वो उद्योग स्थापित करने लगते हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं, जिससे औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित कर लेते हैं वो बड़े कुछ चंद लोग जो कि जिनके पास पैसा है, उनके हाथों में हो जाता है। बाकी एक वर्ग इसमें अमीर बनता चला जाता है, दूसरा वर्ग इसमें गरीब होता चला जाता है। तो इस क्रांति के कारण से समाज में हाथ से बनी वस्तुओं का पूरा जो युग है वो समाप्त हो जाता है। जो पुराना युग है हाथ से बनाया हुआ या हाथ से बनाने वाली वस्तुओं का सिस्टम समाप्त हो जाता है यूरोप में और जो है मशीनों ने सारा काम बनाना शुरू कर दिया। और यही समय है आप देखते हैं कि भारत में भी एक प्रकार से मतलब व्यापार करने के लिए लोग आते रहे। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ स्थापित, चाहे यूरोप के जो देश हैं वो
विश्व के सभी देशों में अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करते थे वहाँ पर व्यापार करने के लिए, चूँकि उन लोगों के पास पैसा था और टेक्नोलॉजी थी उस समय, तो इस तरीके से वो लोग जो है सभी पर शासन करते हुए आगे बढ़े। तो ये था औद्योगिक क्रांति जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रत्यक्षवाद से कॉम्ट क्या, मतलब कॉम्ट का क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्टे का विचारधारा है जो है ये, ठीक है। प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई घटना होती है मान लेते हैं, तो वह घटना का जौन घटना भई कहाँ भई ही घटना हुआ जाए आदमी, और वहाँ जाने के बाद में वह घटना का निरीक्षण करा जाए, परीक्षण करा जाए, ठीक है? वह घटना का प्रयोग करा जाए, वर्गीकरण करा जाए उस घटना का डाटा का। मतलब कि वो हुआ घटना पे जाए के विधिवत तरीके से वह घटना का एनालिसिस, यानी ओका बढ़िया तरीके सर्वे-वर्वे कई के पूरा व्यवस्थित तरीके से एकदम से वास्तविक जानकारी, फैक्ट टू फैक्ट जानकारी एकदम से ग्रहण कर लिए, वो होत है प्रत्यक्षवाद। मतलब कि आँखों देखा हाल घटना के, वह प्रत्यक्षवाद होत है। तो ये कहात है काम्टे, काम्टे के जोन ई है वह कहा जाता है, मतलब कि फेयरचाइल्ड महोदय, एचपी फेयरचाइल्ड बड़े अच्छे विद्वान हैं। वह कहें कि प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सभी मानव समाज के बौद्धिक, भौतिक और नैतिक उन्नति की निरंतर वृद्धि से बंधा हुआ है। बोगाडर्स कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद संसार को देखने का एक बौद्धिक तरीका है, ठीक है। उनका विचार है कि मस्तिष्क की घटनाओं को अवलोकन यानी देखने और वर्गीकरण यानी उसको बांटने पर केंद्रित करना चाहिए। अपेक्षाकृत व्यर्थ में घटनाओं को कारण घटनाओं के कारण तलाश करना और उन्हें जिम्मेदार ठहराना, इसको नहीं करना चाहिए। मतलब किन कारणों से घटनाएं हुई, इनको नहीं, घटना क्या हुई है, कितनी जनधन हानियां हुई हैं, इन सभी को घटना के बारे में व्यवस्थित जानकारी देना, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और उस घटना से कैसे बचा जाए, ये है। तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही काम्ट का प्रत्यक्षवाद है। सिंपल सी परिभाषा आप दे सकते हैं। तो ये हो गया काम्ट के प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय। वैसे काम्ट के प्रत्यक्षवाद की कई सारी विशेषताएं विद्वानों ने बताई हैं। उन विद्वानों में एक विद्वान है रोलिन चैम्बलिस। रोलिन चैम्बलिस जो हैं, उन्होंने प्रत्यक्षवाद की कई सारी विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा, पहली विशेषता बताई प्रत्यक्षवाद की कि प्रत्यक्षवाद जो होता है अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण से अनीश्वरवादी नहीं होता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रत्यक्षवाद जो है ये अनीश्वरवादी है। क्यों? क्योंकि हर चीज वैज्ञानिक धरातल पर जरूर ये चेक करता है, लेकिन अनीश्वरवादी नहीं है, ठीक है। ईश्वर में आस्था रखता है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। जरूर ये अलौकिक शक्तियों पर विश्वास या उससे रिलेटेड नहीं है विचारधारा, लेकिन फिर भी अनीश्वरवादी इसको हम नहीं कह सकते, पहली विशेषता। दूसरी बात बताते हैं चैम्बलिस कि ये भाग्यवादी नहीं है, ठीक है, कि भाग्य के सहारे छोड़ दे कोई काम होगा, ये उसके सहारे नहीं। तीसरी बात, आशावादी भी नहीं है कि भाई ये आशा आपसे करेंगे, ठीक है, तो होप भी नहीं करते। चौथी बात, ये भौतिकवादी भी नहीं है, क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन मानता है। जो बुद्धि है या जो बौद्धिक शक्तियां हैं, टेक्नोलॉजी है, जो दिमाग है, उसके अधीन होती हैं भौतिक शक्तियां। भौतिक शक्तियों का मतलब जैसे कि जो हम आज कल तमाम प्रकार के जो भौतिक प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी, जैसे आपको गर्मी लगी, तो ठंडी लगी आपको इस समय मान लेते, तो आपने क्या चला लिया, गर्म पानी करके नहा लिया, या ऐसे गीजर चला लिया, या जो है जब गर्मी के महीने में एसी चला लिया। तो ऐसे ये तमाम प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये सब भौतिक शक्तियां हैं। तो भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन मानता है कौन? जो प्रत्यक्षवाद है। पांचवी बात प्रत्यक्षवाद की ये है कि इसका संबंध वास्तविकता से है, रियलिटी से है, यथार्थवाद से है। जो चीजें सत्य हैं, जैसी हैं वैसी टू वैसी उसको बताना, उसमें बिना लाग लपेट के किसी चीज को, एक प्रकार से, ठीक है, यानी एकदम से शुद्ध शुद्ध चीजों को करना। तो ये होता है वास्तविकता, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्ष माने देखते हो ना, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष माने एकदम से देखो, साफ साफ आंख से देखो। तो प्रत्यक्ष माने कोनो घटना भय, कहूँ सामाजिक घटना या कोनो घटना है, वह घटना का जब समाजशास्त्री या कोनो व्यक्ति जाए, वह घटना के बारे में बढ़िया तरीके से जाने, घटना का स्थल पर पहुंचे, वका देखे, निरीक्षण करे, वह जो घटना से डाटा मिले उसका कलेक्शन करे, और बाद में घटना का विस्तार से समझ लिए, और बाद में फिर समझा दिए। तो ये हुए प्रत्यक्षवाद, ठीक है। छठी विशेषता इसकी ये है कि प्रत्यक्षवाद का संबंध उपयोगी ज्ञान से है, समस्त ज्ञान से नहीं है। जो अच्छे अच्छे ज्ञान है या फिर जो ज्ञान उपयोगी है, वहां पर समाजशास्त्री जाता है और उस घटना से उपयोगी ज्ञान को, या जो यूजफुल कंटेंट होता है, उस कंटेंट को जो है वो ले आता है। यानी इसको, जैसे आप लोग कहते हैं कि सर जी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताओ, तो वही चीज प्रत्यक्षवाद भी कहता है कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को वो इकट्ठा कर लेता है, महत्वपूर्ण चीजों को। इसके अलावा जो यथार्थवाद, सॉरी, ये प्रत्यक्षवाद है,
इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद का संबंध सापेक्ष से है, पर निरपेक्ष से नहीं है। जो सापेक्ष है, जो सामने है, उसी से एक प्रकार से इसका संबंध है। प्रत्यक्षवाद एक विज्ञान के रूप में, अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के 3 अंगों के बारे में बताया। एक विज्ञान के रूप में, और प्रत्यक्षवाद मतलब इनका मत है अगस्त कॉम्टे का कि एक विज्ञान के रूप में प्रत्यक्षवाद अनुभव, अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण पर अधिक बल देता है। एक धर्म के रूप में जब हम प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, तो एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति चाहता है। दूसरों की अधिकाधिक सेवा करना चाहता है प्रत्यक्षवाद। तीसरी बात, उन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक राजनीति के रूप में देखा अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे ने कहा कि अगर हम इसको एक राजनीति के रूप में देखते हैं, तो एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का आशय युद्ध को समाप्त कर विश्व तथा प्रमुख रूप से यूरोप के राज्यों का एक मंडल बनाना चाहता था। प्रत्यक्षवाद का जो निर्माता, जो अगस्त कॉम्ट है वो, और समाज में परिवर्तन के लिए एक हिंसात्मक उपायों का विरोधी था, मतलब कि अहिंसा का समर्थक था। गांधी जी से हिंसा का विरोधी था। तो इस प्रकार से काम्ट ने प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान भी माना, एक धर्म भी माना और एक राजनीति के रूप में भी स्वीकार किया। काम्ट का प्रत्यक्षवाद प्रेम, व्यवस्था, प्रदर्शन, प्रोत्साहन में विश्वास करता है और दूसरों के लिए ही जीना ये प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य होता है। ये नारा है कि दूसरों के लिए ही जीना। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रत्यक्षवाद विचारधारा, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। चौथा क्वेश्चन है सामाजिक तथ्य को परिभाषित करें। देखिए, अगस्त काम्ट जो है समाजशास्त्र के जनक है, उन्होंने प्रत्यक्षवाद दिया था। सामाजिक तथ्य की बात क्या है? सामाजिक तथ्य जो है, इसकी विचारधारा दिया है इमाइल दुर्खीम ने। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम देते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम देते हैं। अब बताएं कि इमाइल दुर्खीम का जो सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है, वो क्या है? दुर्खीम की अगर बात करें तो दुर्खीम सामाजिक तथ्य की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि एक सामाजिक तथ्य या एक सोशल फैक्ट जो होता है, कार्य करने का एक तरीका होता है। एक ऐसा तरीका होता है काम करने का, चाहे वह निश्चित तरीका हो, चाहे या फिर नहीं निश्चित हो, जो व्यक्ति पर बाह्य रूप से दबाव डालने की क्षमता रखता है, वही होता है सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या करता है? क्या करता है? एक कार्य करने का एक विशेष तरीका होता है, एक ऐसा तरीका, चाहे वो तरीका निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, लेकिन वो व्यक्ति पर बाहरी प्रभाव जरूर डालता है। ये इमाइल दुर्खीम कहते हैं सामाजिक तथ्य के बारे में। इमाइल दुर्खीम एक जगह पर और लिखते हैं कि कार्य करने, विचार करने, अनुभव करने के जो माध्यम होते हैं, उन्हीं में सम्मिलित है ये सामाजिक तथ्य, जो व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। जो सोशल फैक्ट होते हैं, वो व्यक्ति को कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे यांत्रिक एकता के माध्यम से। जैसे कोई एक, अगर मैं आपको बताऊं, अगर जैसे कोई सामाजिक तथ्य है, सामाजिक फैक्ट मतलब सोशल फैक्ट, कि समाज में चोरी करना नहीं चाहिए। अब ये सोशल फैक्ट है एक, तो वो कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर एक तरीका होता है, आप पर दबाव डालता है कि भाई समाज में अगर रहना तो चोरी नहीं करना, नहीं तो तुमको दंड मिलेगा। ऐसे ही समाज में रहना है तो आपको शादी करनी होती है, या शादी अगर नहीं भी करते तो फोर्सफुली में आप देखते हैं, शादी अगर नहीं करते तो लोग एक प्रकार से अलग दृष्टि से आपको देखेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप समाज के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं, समाज के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप जो है, आपको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। तो यही जो बाहरी नियम होते हैं, वही सामाजिक तथ्य होते हैं। सोशल फैक्ट कुछ होते हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे होते हैं जो आप पर प्रभाव डालते हैं बचपन से, शुरुआत से, आपके समाजीकरण से लेकर के आपके बड़े होने तक, शैशवावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, आपके ऊपर कुछ बाहरी शक्तियां हैं, वो सोशल फैक्ट होती हैं, वो आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। आपको, आप जैसा करना चाह रहे हैं वैसा नहीं करने देती हैं, आपको आपके मार्ग से डाइवर्ट भी करती हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं, आप चाहते हो कि किसी को मारे एक झापड़ भी, लेकिन आपको मारने के लिए समाज या सोशल फैक्ट जरूर, मतलब वो नहीं देता आपको कि आप उनको मारो। समझ रहे हो ना चीजों को? तो ये होता है सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट, जो कि हमको बाहरी रूप से कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है। क्लियर? ये बात बताई उन्होंने। किसने बताई? दुर्खीम ने। दुर्खीम ने कहा कि जो सोशल फैक्ट होता है, सामाजिक तथ्य होता है, ये कार्य करने का, विचार करने का, अनुभव करने का एक माध्यम होता है, जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है कि भाई हम क्या चाह रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि भाई समाज क्या चाह रहा है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो समाज जो होता है बाहरी रूप से प्रभावित करता है मनुष्य को, जो समाज में रहता है, सामाजिक तथ्य वही होता है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे। अब जैसे यांत्रिक एकता को ले लीजिए। यांत्रिक एकता जो होती है वो सरल समाजों में पाई जाती है। सबसे पहली बात, यांत्रिक एकता किस समाजों में पाई जाती है? सरल समाज में। सरल समाज में का क्या?
जो समाज किसी कोई मतलब नहीं है, आदिम समाज। सरल समाज मतलब आदिम समाज। ठीक है, आज का समाज कैसा जटिल समाज है, आधुनिक समाज जटिल समाज है। आदिम मतलब कि प्राचीन समाज, प्राचीन माने पुराना समाज। तो जो पुराना समाज है वो सरल समाज है, जो आदिम समाज है वही सरल समाज है। और जो सरल समाज है, आदिम समाज है, प्राचीन समाज है, पुराना समाज है, उसी में कौन सी एकता पाई जाती है? यांत्रिक एकता पाई जाती है। समझ रहे हो ना? यांत्रिक एकता मतलब क्या होता है कि जौन कहीन भैया मतलब जौन नियम है समाज के बस वह करे है, ओपे कोनो तर्क करहीन का नहीं है। समाज के लोग जौन कह दीन बस वह मान लेन, पूरा एकदम से डन है, 100% वह करे है। समझो, मतलब आपके हुआ स्वतंत्रता, समानता और आपके जो पर्सनल वैल्यू है, जो व्यक्तिगत मूल्य है, डजंट मैटर, उसका कोई महत्व नहीं है इसके सामने। यांत्रिक एकता का मतलब ये होता है कि एक नियम होता है, उस नियम को पूरा का पूरा समूह या समुदाय जो होता है वो इकट्ठा होकर के बिना कुछ तर्क किए, बिना कुछ जो है उसमें लाग लपेटे, जो चीजें सामाजिक नियम में हैं उनका पालन करते, आंख मूंद करके, जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं अंधभक्त टाइप, तो वैसा करना। ठीक है, तो वो चीज मतलब कि बिना कुछ तर्क किए। तो यांत्रिक एकता वह एकता होती है समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली जो समानताएं हैं और उसमें एकता पाई जाती है। अब क्या होता है, इन समाजों मतलब कि इन समाजों में लोगों की परिस्थितियां और भूमिका और विचार, विश्वास, जीवन शैली, मानसिक, सामाजिक और नैतिकता, मोरलिटी, सब में समानता पाई जाती है। एक ऐसा समूह या एक ऐसा समुदाय जहां पर सारी चीजें, सरल समाजों में क्या होता है, केवल क्या चीजें होती हैं, जैसे आजकल समाज क्या है, आधुनिक समाज है, जटिल समाज है। क्यों है जटिल? जटिल माने कठिन है। आज जीना बहुत कठिन हो गया है। क्यों हो गया है? भले ही आप एसी, फ्रिज, कूलर लगवा लिए हैं, तो कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि पहले क्या व्यवस्था, आजकल अगर आप पैसा कमाओगे तो ये मत सोचना कि हमारे पास पैसा, अगर हम पैसा कमा लेंगे तो हमारा पैसा बचा करके रखेंगे और वो यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, पैसा आप कमाओगे, पैसा कमाने में लोग लगे हैं, जो विचार है या अपने माता पिता का जो प्रेम है वो सब भूल गए हैं, केवल पैसा कमाने में लगे हैं। और पैसा कमाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, शादी ब्याह हुआ तो खूब जबरदस्त तरीके से पैसा उड़ावत है वहाँ, पहली बात। दूसरी बात का कि हर एक चीज, जैसे पैसा कमाने हो, पैसा कमाए के बाद में तहार कहो मोटरसाइकिल आ लेख है, परसों का कार लेख है, फिर तुम्हें मतलब ऐसे दुनिया भर के काल घर में एसी लगवावे है, कूलर लेख है। तो ये सब जब आपके लिए पैसा आए, आज आधुनिक समाज में सब यह तो सोचत है कि करे है, वो दुनिया भर का टेंशन रहा है, हर व्यक्ति परेशान है, दौड़ धूप लाग ही, भौतिकवादी समाज में बाजारवाद में फंसा है एकदम से। ठीक है, मार करते रुपया खतर एकदम से, चोरी चमारी तमाम प्रकार की चीज जो है इस समय चल रही है। ठीक है, चोरी चकारी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सब आधुनिक समाज की देन है। लेकिन सरल समाज क्या होते हैं, आदिम समाज, जिसमें क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, काम खत्म, दुनिया कुछ नहीं, हटाओ। तो रोटी कपड़ा मकान मतलब कि उनके का टेंशन, खाली खाना खाए है, मकान यानी कि शीत ना पड़े ऊपर, पानी ना बरसे, मतलब पानी बरसे तो लुकाई जाए, उमन जाए घर में अपने, ऐसे वस्त्र पहन लिए ताकि उन्हें ठंडी वगैरह ना लगे, बस अतना रिक्वायरमेंट जो उन्हें होती वह सरल समाज होते, आदिम समाज होते। तो उन्हें कोनो टेंशन ना ही है। तो जब उन्हें कोनो टेंशन नहीं, तो नियम कायदा चाहे जिस रहा है वह फॉलो करते हैं। तो समझो, सबसे पहली बात, जो आदिम समाज होते हैं, सरल समाज होते हैं, प्राचीन समाज होते हैं, वो मन के सब जितना लोग रहते हुए समाज में, उनके मेंटल लेवल, सोशल लेवल और मोरल लेवल, यानी कि नैतिकता, मानसिकता और सामाजिकता, सब उनके समान होते हैं। उनके विश्वास, यक्के धर्म में विश्वास करी है, सबके विचार ठीक ठाक वह एक समान होते हैं, जीवन शैली सबके एक मेर होती। तो सरल समाज, आदिम समाज और प्राचीन समाजों का आकार छोटा होता है, सभी लोगों की समानताएं, आवश्यकताएं सब सीमित होती हैं और समान होती हैं। और उस परंपरा मतलब उन पर परंपरा, जनमत का, धर्म का नियंत्रण होता है। जो धर्म में जो चीजें लिखी हैं, जो बताई गई हैं, उसको बिना तर्क किए, बिना उस पर कुछ रिसर्च किए वो लोग उसको मानते हैं। जो कहा गया, जो उनके बाप दादाओं ने कर दिया है वही करतेंगे, तो दबाव पड़ता है। तो इस तरीके से आंख मूंद करके लोग इसका पालन करते हैं, जो चीजें उनके धर्म में बताई गई हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जो चीजें उनको बताई गई हैं, जो समाज के द्वारा उनका उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है। व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व खुद का नहीं होता, पर्सनल कोई व्यवस्था नहीं होती है। समूह का जो नियम है, वही समूह जो सोचेगा वही व्यक्ति सोचेगा, समूह जो करने के लिए बोलेगा व्यक्ति वही करेगा। सामूहिक कार्यों,
सामूहिक आज्ञाओं का पालन करेगा व्यक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार के आचरण से स्थापित एकता जो होती है उसी को यांत्रिक एकता कहते हैं। दुर्खीम महोदय ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्पर संबंधित माना। जैसे एक दमनकारी कानून या एक तानाशाह जब होता है जो शासन करता है और जैसा कहता है वैसा करना चाहिए, ऐसे ही ये यांत्रिक एकता होती है। इमाल दुर्खीम कहते हैं कि समाज जैसा कहता है वैसा लोग करते हैं। लोग उस पर बिना, चूंकि डरते हैं कि अगर मैं इसके खिलाफ काम करूंगा तो हो सकता है भगवान नाराज हो जाए, या धर्म में अगर कुछ गलत मतलब चीजें बताई गई हैं और उस धर्म के खिलाफ अगर आप काम कर लें तो ऐसा ना हो हमारा कुछ अनबल हो जाए, हमारा कुछ गड़बड़ हो जाए। आपक मन में ये होत हुए कि अगर अब हम कुछ कर दिए हैं मेरे गलत काम तो का हो जी, भगवान फिर देखत हैं ऊपर से तो भगवान हमार गलत कह दे हैं। तो ये डर बनी रहती, शंका बनी रहती लोगन के मन में। यही लिए का हुआ थे लोग धर्म के बताए हुए मार्ग जो होते हैं बिल्कुल फॉलो करते हैं, वो पई बट नहीं लगोते। और धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलना एक प्रकार से इसका मतलब ये नहीं कि धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके बारे में ना जानना, उन पर तर्क करना, रिसर्च करना, उसको वैज्ञानिक धरातल पर ला करके उसको टटोलना। तो धर्म आजकल इस तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं और धर्म में आप देख रहे हैं किस तरीके से कितना नवीनता आ रही है, तो ये जरूरी है। तो यांत्रिक एकता का मतलब कि कोई चीज़ उसमें तर्क खंडन कुछ नहीं करना, जो भी है वैसी को मानो। और बिल्कुल चाहिए भी, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा तर्क वर्क करने से क्या होता है सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ऐसे में तर्क वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए जहाँ पर बहुत चीज़ें बिगड़ जाए, वहाँ पर तर्क करो जहाँ पर ठीक हो, उचित हो, इस तरीके से। तो इसी एकता की व्याख्या के दौरान जो है इन्होंने, इमाइल दुर्खीम ने अपराध, दंड और सामूहिक चेतना की व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी और आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में इसके बाद में बताया था उन्होंने। क्लियर? तो ये है यांत्रिक एकता। अच्छा, अगला प्रश्न है आत्महत्या के प्रकारों को बताइए। आत्महत्या की अगर बात की जाए, अच्छा दुर्खीम जो हैं वो तो यह कहते हैं कि आत्महत्या जो लोग करते हैं उस समाज इतना दबाव या प्रेशर डाल देते हैं लोगन पे कि आत्महत्या करने के लिए इसे व्यक्ति मजबूर हो जाते हैं। जैसे अब आत्महत्या कौन व्यक्ति से, मान लेते आप पढ़े गयो, अब कहूँ पढ़े गयो बहुत दूर और आपके पापा 1 बीघा खेत बेच दिहन, 4-5 लाख रुपया मिला। अब वो रुपया तुम्हें दे दिन कहीं भैया लियो पढ़ो तहार कोनो चीज होते तो पढ़ा तो हुआ, पढ़ो फार्म डारो ना ही नहीं करा, फिर एक चक्कर डारो ना ही नहीं करा, तो तहार 4-5 लाख रुपया बप्पा जो खेत बेचे रहे सब खत्म होईगा। तो अब बहुत लड़के क्या करते हैं कि वो सोचते हैं अब भाई गाँव में चली तो सब गाँव वाले मजा ले हैं कि जोन है, अरे यह गए रहा फलाने के लड़का पढ़े बहिरे या चलाए मुंह लटकाए, तो उनके बप्पा को बेइज्जती। अच्छा बप्पा सोचे हैं दादा रे कि खेतवा बेच के दे दिहन, वो उन्हों ताना बोली है, मतलब कि घर से क्या होगा, घर से घर वाले ना बोले लेकिन नात बात रिश्तेदार गांव वाले सब अतना कचवाए दे तुमका कि अगर धार नौकरी ना ही लाग और घरे पहुंच गयो कहूँ का हो मुन्ना का करत हो, मारे बिलवाए दे चौपट। तो बहुत लड़के का हुआ था कि वो सोचे थे कि समाज काऊ कहे, समाज ऐसे देखे, हीन भावना से देखे, बस वे क्या करते फांसी लगा लेते हैं, वो अपने आप को खत्म कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसीलिए दुर्खीम कहते हैं कि जो आत्महत्या लोग करते हैं उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे लोग जब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई आप देखते हैं धोखा वोखे वाले मामले में क्या होता है, कभी कभी लोग मर जाते हैं, हालांकि तो व्यक्तिगत रुचि होती, तो इसीलिए 4 प्रकार की आत्महत्या होती है। अब अलग अलग आत्महत्या के बारे में मैं भी समझा रहा हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा। वैसे दुर्खीम ने आत्महत्या एक ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी और उसका प्रकाशन हुआ 1897 ईस्वी में, दुर्खीम की पुस्तक का। दुर्खीम ने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसका तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन घटनाओं या उन समस्त घटनाओं से के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है, जिसका भावी परिणाम मृत्यु होता है और उसको जानता है व्यक्ति कि मैं मर जाऊंगा ये करूंगा, तो वो आत्महत्या होती है। तो आत्महत्या स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम है, सबसे पहली बात दुर्खीम कहते हैं। दूसरी बात दुर्खीम कहते हैं कि व्यक्ति इच्छा पूर्वक सोच विचार कर आत्मघात करता है और वह अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है कि मेरे को मरना है। तीसरी बात, व्यक्ति जो होता है आत्महत्या करने वाला, वो अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से जानता है कि मुझे मरना है, वह जानता है कि वह जो कुछ कर रहा है उसका निश्चित परिणाम मृत्यु है। इसके अलावा आत्महत्या पूर्व निश्चय पूर्वक जानबूझ करके व्यक्ति करता है और आत्मघाती क्रिया होती है और जानबूझ करके की गई क्रिया होती है। और इस संदर्भ में दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट किया और कहा कि सामाजिक सोशल फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, सामाजिक तथ्य जो होता है बहुत प्रभावित करता है लोगों को इससे। ठीक है, पूछा क्या गया सामाजिक मतलब आत्महत्या का क्या प्रकार है। देखिए पहली आत्महत्या होती है अहंगवादी आत्महत्या। समाज में आप देखते हैं अहंगवादी आत्महत्या इसलिए करते हैं लोग क्योंकि समाज में अतिशय व्यक्तिकता की स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है, यही अहंगवादी आत्महत्या होती है। अगर समाज में अतिशय व्यक्तिकता है,
व्यक्ति अपने ही विचारों का पालन करता है, मतलब समाज के नियमों का खंडन करता है, तो इस तरीके से अहेंगवादी आत्महत्या। दूसरी होती है परार्थवादी आत्महत्या। अत्यधिक समाजीकरण की स्थिति में की जाने वाली जो है आत्महत्या होती है परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है? कि आपको ये करना है, वो करना, दबाव फोर्सफुली एकदम से, तो इसलिए आत्महत्या लोग कर लेते हैं। तीसरी बात, आदर्शहीन आत्महत्या। समाज के नियम का अगर आप कोई नियम है समाज का, उस नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं, उस नियम का उल्लंघन कर दिया आपने, या आकस्मिक परिवर्तन में निराशा की स्थिति में की गई जो आत्महत्या होती है, वो आदर्शहीन आत्महत्या होती है कि कोई नियम कायदे थे आपके समाज के और आप जो है उसका उल्लंघन कर दिए हैं, फिर उसके बाद में अब समाज आपको आपको क्या करेगा, क्या सोचेगा, ऐसे करके तो लोग मर जाते हैं। तो ये होती है। चौथी आत्महत्या होती है घातक आत्महत्या। अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम का पालन करवाने, मतलब कि जब करना पड़ता है व्यक्ति को, तो कभी-कभी क्या होता है वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये होते हैं 4 प्रकार की आत्महत्या, अहेंगवादी, परार्थवादी, आदर्शहीन और घातक। ठीक है? ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये दुर्कीम ने बताया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 7वां नंबर। तार्किक और अतार्किक क्रियाएँ क्या हैं पैरेटो के अनुसार? बताइएगा। तार्किक और अतार्किक क्रिया का हुए भैया? तार्किक क्रिया मतलब होते जो तर्क हुए। अतार्किक मतलब जो तर्क ना किंजा वैसे हुए। ठीक है? बिना तर्क के। तो तार्किक क्रियाओं की अगर बात करें, तो तार्किक क्रियाएँ वे क्रियाएँ होती हैं, जिनमें तार्किक आधार पर साध्य और साधन के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इनका आधार अनुभव होता है, अनुभव के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो है ये क्रियाएँ फिक्स करी जाती हैं। ये क्रियाएँ अनुभव सिद्ध होने के कारण से वास्तविक और प्रमाणिक मानी जाती है, चूँकि इनमें तर्क होता है। हर एक वैज्ञानिक पहलू से इन रचनाओं को या इन तर्कों मतलब इन क्रियाओं को एक प्रकार से खरा उतारा जाता है, मतलब कि जाँच-परख इसमें ठीक-ठाक होती है, तर्क होता है उन क्रियाओं को। कोई क्रिया आप करने जा रहे हैं, सामाजिक क्रिया, तो उसमें आप अगर तर्क का उसको मानते हैं, तो वो तार्किक क्रियाएँ होती हैं। लेविस कोज़र कहते हैं कि तार्किक क्रियाएँ वह क्रियाएँ हैं जो साध्य प्राप्त करने के लिए, कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को आप काम में लाते हैं, ठीक है? ये क्रियाएँ साधन और साध्य को तार्किक रूप से जोड़ती हैं। एक तर्क होता है, एक वैज्ञानिकता होती है इसमें तार्किक क्रियाओं में। जबकि जो अतार्किक क्रियाएँ होती हैं, अगर इनकी बात करें, तो अतार्किक क्रियाओं के बारे में पैरेटो कहते हैं कि जिसमें साधन और साध्यों के बीच सामंजस्य नहीं पाया जाता कोई। वो अतार्किक क्रियाएँ होती हैं। मतलब कि ये भावना और अनुमान पर आधारित होती है कि भाई आपका इमोशन जुड़ा हुआ है उसके साथ, आपकी भावना जुड़ी हुई है, अनुमान आप लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसी घटना हुई होगी। ठीक है? तो वो आपकी अतार्किक क्रियाएँ होती हैं। मतलब कि जब उसमें कोई फैक्ट नहीं होता, कोई जाँच-पड़ताल नहीं होती उसकी घटना की या फिर उस क्रिया की, तो वो एक प्रकार से केवल क्रिया जो अनुमान और भावना पर आधारित होती है, वो होता है अतार्किक क्रियाएँ। और उनका औचित्य, अवलोकन, परीक्षण और प्रयोग के द्वारा उनको संभव, मतलब उनका प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब उन पर कोई परीक्षण, उनका टेस्ट, उनको मतलब उस पे तर्क का कोई मतलब नहीं होता है। वो ऐसे होती हैं अनुमानतः और भावना पर आधारित। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती हैं तार्किक क्रियाएँ, जबकि जो तार्किक क्रियाएँ हैं, वो आती हैं वैज्ञानिकता के दायरे में। क्लियर? आगे देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सापेक्ष वंचना क्या है? अच्छा, सिगमंड फ्रायड जो हैं, वही अतार्किक क्रियाओं को भ्रांत तर्क भी कहते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। भ्रांत तर्क क्या होता है अगर पूछे आपसे तो क्या बताओगे? भ्रांत तर्क जो होता है ऐसी क्रियाएँ, ठीक है, जो कि तर्कसंगत नहीं होती हैं, वो होती हैं आपकी भ्रांत तर्क की अवधारणा, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। भ्रांत तर्क क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार की तार्किकता या औचित्य के संबंध में स्वयं तथा अपने साथियों को समझाने या विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि अरे भाई यह हुई चीज, मतलब जबरदस्ती बतावत है लेकिन ओकर तर्क नहीं है कोनो। ठीक है? व्यक्ति जो कार्य करता है वही उचित है, मतलब कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया क्या करे उस पे इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कि मैं कह रहा हूँ ना, तो वही भ्रांत तर्क होता है। लोगों को भ्रमित करना, ये बताना कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। आजकल देख रहे हैं जो आतंकवादी लोग बरगलाते हैं ना, कि मतलब लोगों को जब बताते हैं कि भाई आतंकवाद में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग देते, तो यही सब बताते हैं कि जो आप कर रहे हो वो बहुत सही है। क्या आतंकवादी लोग जो आकर के गोलीबारी करते हैं, इतने लोग मरते हैं, हम लोगों को तो ये बताया जाता है कि भाई अगर एक व्यक्ति को मारोगे तो आपको वो मिलेगा, पाप मिलेगा। एक चींटी मर जाती तो हम लोग जो है 10 बार राम राम बोलते हैं घर पर। तो हमारे पिताजी यही बताते हैं कि भाई अगर एक चींटी आपने मार दिया तो उसका भी पाप लगता है हमको। तो दिन भर आप साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके नीचे कई सारे जो है जीव मरते हैं, तो भाई वो अनजान में मरते हैं, तो इसके लिए इसीलिए भगवान की पूजा पाठ करी जाती है कि हमारे जो पाप हैं वो कम हो जाएं, क्योंकि अनजाने में हमसे बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा भूल होती है। तो उसके लिए हम लोग राम राम कहते हैं। लेकिन जो आतंकवादी लोग होते हैं वो आप देखिए मनुष्यों को मार देते हैं।
ऐसे तमाम सारे लोग, तो उन लोगों के लिए वही बताते हैं कि भई ये चींटी के समान है मनुष्य, काफ़िर, मतलब उनको दागते रहो ऐसे खटाखट से। वो इतना ट्रेन कर देते हैं ना, जुनून भर देते हैं उनके अंदर कि वो सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी दुनिया बेकार है। तो वही भ्रांत तर्क होता है, भ्रांत तर्क के माध्यम से किसी को बरगलाया जाता है। समझ रहे हैं? पैरेटो महोदय की यही विचारधारा है। किंतु अन्य लोग उसके कार्यों को उचित नहीं मानते हैं और ऐसी स्थिति में वह अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी प्रकृति, परिस्थितियों और आदर्शों के अनुसार अनेक दलीलें और युक्तियां देता है कि जो मैंने कहा है, जो मैंने किया है वही सही है, तमाम प्रकार के तर्क देता है, ठीक है, जिसको कुतर्क कहते हैं। वही को भ्रांत तर्क या कुतर्क आप बोल सकते हैं कि भाई जोन क्रिया मान लेते हैं, अब भाई हम कोनो चीज पढ़ाई आपका, और मान लीन कोनो चीज गलत हो जाए, बीच में थोड़ा बात मतलब कि या ऐसे मान लो कि आप कोनो बात कहो तो अपने पिताजी से, तो उ बात सही नहीं है, आप वैसे आवेग में आके कह दियो। लेकिन अब का हुए कि आपके बात के खंडन होई जे हुआ, तो वही बात का बचावे के लिए आप तमाम प्रकार के तरह, अरे नहीं पापा यही में नई बात है, अरे पापा आप समझते हो नहीं है, आजकल के बात समझते हो नहीं, आप जान नहीं पाते, जबकि आपके आप जोन कले करो है वो गलत है। तो इसलिए अपने पापा कौन में समझेबो, खूब तर्क देबो दुनिया भर के 3 बार, अरे पापा तू नहीं जानते हो, आधुनिक समाज है, यही में है हुत है, आप नहीं समझते हो। जैसे को 100 रुपया दीन वही कहीं की जाओ, तो ऐसे पूरा उदाहरण दूँगा तो लंबा हो जाएगा, तो समझ रहे हैं ना इस चीज़ों को, कि अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है और आपकी नज़रों में वो सही है, आप जो करे हैं वो आपकी नज़रों में सही है, आपने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन वो लोगों की नज़रों में गलत है, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि भई जो मैंने किया वो सही है। आप उसके लिए तर्क देंगे, तमाम प्रकार के जो आप तर्क देंगे, वो अपने गलत काम को सही ठहराने के लिए, जो उनके नज़रों में गलत है, आपके नज़रों में सही है, वही जो तर्क आप देंगे उनको समझाने के लिए, वही होता है भ्रांत तर्क, वही होता है कुतर्क, ठीक है? और वही होता है अतार्किक क्रियाएँ भी वैसे होती हैं, ठीक है? समझ में आई चीज़ें? तो ये होती है भ्रांत तर्क। सापेक्ष वंचना क्या होती है बताएँ? सापेक्ष वंचना की अगर बात करें, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सापेक्ष वंचना की अगर बात की जाए तो इसका प्रतिपादन जो है अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक में किया गया है। आर के मर्टन कहते हैं इसके बारे में सापेक्ष वंचना की परिभाषा को देते हुए कि यह एक व्याख्यात्मक प्रत्यय होता है सापेक्ष वंचना, जिसे विभिन्न सामाजिक स्थितियों के सैनिकों के द्वारा व्यक्त अभिवृत्तियों के विचलन की व्याख्या के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सापेक्ष वंचना के कई प्रत्यय होते हैं, जैसे कि पहली बात, व्यक्तियों की अभिवृत्तियां जो होती हैं या व्यक्ति की जो रुचियां होती हैं, ठीक है, जो एटीट्यूड होता है उनका, व्यक्तियों की जो अभिवृत्तियां होती हैं अपनी स्थिति वाले और उन व्यक्तियों की तुलना में विकसित होती हैं जिनके साथ वो घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिनके साथ आप रहोगे उन्हीं के जैसे आपके विचार फैलेंगे। दूसरी बात, तो सापेक्ष वंचना वो होती है। दूसरी, प्रत्येक व्यक्ति अपना मूल्यांकन अपनी ही स्थिति वाले व्यक्ति के साथ करता है, इससे अस्थायी संबंध का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कि संबंध आप जैसे कि जो मध्य वर्ग है वो मध्य वर्ग, जैसे कि हम अगर अपने गांव में, तो हम अपने गांव के लोगों को देखेंगे कि भाई फलाने अगर कोई आगे बढ़ गया तो हम उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, जिनको देखेंगे उन्हीं को आदर्श बनाएंगे ना, तो ये होता है सापेक्ष वंचना। जो हमारे सामने होगा, सापेक्ष होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे या उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, जिसको देखेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस तरीके से व्यक्ति अपने मूल्यांकन अथवा निर्णय का आधार उस व्यक्ति को बनाता है जो या तो उसके समकक्ष होता है, सामने होता है, या उससे निम्न स्थिति में होता है। वो अपने से उच्च स्थिति एक प्रकार से को लेकर के फॉलो नहीं करता। तो सापेक्ष वंचना का मतलब सीधा सीधा अपने बराबर से या तो आप तुलना करते हैं या अपने से नीचे वालों से तुलना करते हैं। ठीक है, अपने से ऊंचे वाले की तुलना करने से आप बचते हैं, तो ये होता है सापेक्ष वंचना। ये बात बताई किसने? किसने बताई? जो है इसको बताया आर के मर्टन ने। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक क्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, तात्पर्य क्या है बताएं। सामाजिक क्रिया की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है और उन्होंने कहा, अच्छा, समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है, विषय वस्तु है सामाजिक क्रिया, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। और इसी बात को लेकर के मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध करवाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, जिससे कि इसकी यानी सामाजिक क्रिया, गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। तो कुल मिलाकर के मैक्स वेबर जो है वो सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु या अध्ययन वस्तु या कंटेंट मानते हैं। समाजशास्त्र की क्षेत्र और प्रकृति की जानकारी सामाजिक क्रिया के अभाव में नहीं संभव है, क्योंकि सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं जब तक नहीं होगी तब तक सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा, और सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं होगा तो समाज का कल्पना करना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। और समाज नहीं तो समाज का अध्ययन ही करता समाजशास्त्र, तो समाज शास्त्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर के सारी बातें टिकती यहाँ करके सोशल जो फंक्शंस हैं उन पर, मतलब सोशल जो क्रियाएं हैं आपकी सामाजिक क्रियाएं। तो सामाजिक क्रिया के संबंध में मैक्स वेबर फिर से कहते हैं कि
किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी आप कहेंगे जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ या ऑब्जेक्टिव अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो। ठीक है, ये सामाजिक क्रिया होती है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स की बात की है तो ऐतिहासिक भौतिकवाद दिया है उन्होंने। ओके, और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मतलब कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या करी है इन्होंने कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को एक प्रक्रिया माना है और कहा कि जो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वह मनुष्यों को लक्षणों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है और मार्क्स इतिहास को मात्र साहसी योद्धाओं, राष्ट्रों और सम्राटों के क्रियाकलापों का लेखा नहीं मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा भौतिक प्रभाव है, कौन सा जो है फिजिकल इफेक्ट है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन और नियमन करता है। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या एक तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में करी है, एक विज्ञान के रूप में करी है। मार्क्स का विचार यह था कि इतिहास की प्रत्येक घटना आर्थिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है और जब आर्थिक शक्तियां बदलती हैं तो इतिहास में भी परिवर्तन होता है। यानी जिसके पास मतलब की इकोनॉमी होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो आर्थिक क्रियाओं जो कंट्रोल करता है वही इतिहास पर भी कंट्रोल करता है। मार्क्स के समाज के विकास तथा इतिहास के व्याख्या संबंधी सिद्धांत द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद पर आधारित है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो है वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, आर्थिक की दृष्टि से देखते तो मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है खंडवा की अगर बात करें 150 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखना है। केवल 4 या 5 प्रश्न आप करने हैं। राम मनोहर लोहिया में 150 शब्दों में लिखना है, 4 प्रश्न करने हैं। बाकी विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न और 200 शब्दों में लिखना होता है। जिनकी परीक्षा 3 घंटे की होगी उनको 200 शब्दों में, जिनकी परीक्षा 2 घंटे की है 150 शब्दों में। अगर 200 शब्दों में लिखने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे नियम बने होते हैं, तो जैसा भी होगा अपने हिसाब से करेंगे। अगला प्रश्न है प्रकार मतलब कि उसमें जो पेपर में जो लिखा होगा वैसे करेंगे। राम मनोहर लोहिया में तो 4 क्वेश्चंस करने होंगे 150 शब्दों में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकार्य और आकार्य में क्या भेद है। प्रकार्य क्या होता है और आकार्य क्या होता है? बढ़िया प्रश्न है, बताएं। प्रकार्य और आकार्य क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रकार्य क्या है और आकार्य क्या है? बढ़िया प्रश्न है, बताएं। तो प्रकार्य और आकार्य की बात की जाए तो प्रकार्य जो होता है उसकी बात की है तो प्रकार इकाई के द्वारा किए जाने वाले कार्य वे कार्य होते हैं जो संपूर्ण संगठन अथवा व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं, यानी समाज में अनुकूलन करने में या सामाजिक अनुकूलन में सहायक होते हैं। तो प्रकार मतलब ठीक ठाक कार्य जो समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, सामाजिक व्यवस्था को अच्छा महसूस करवाते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंडर रह करके काम जो होता है वही प्राकार्य होता है। प्राकार्य जो होता है वो समाज को एक प्रकार सामाजिक नियम कायदों का पालन करता है, जबकि जो आकार्य होता है, आ माने नहीं, आकार्य का मतलब जब विपरीत काम होता है सामाजिक व्यवस्था के। आकार्य वे कार्य या परिणाम होते हैं जो व्यवस्था या संगठन के लिए हानिकारक होते हैं, उसके संचालन में बाधा उपस्थित करते हैं, किसी संगठन, किसी संस्था, किसी समुदाय, किसी समाज के नियमों के, मतलब ये नियमों के खिलाफ चलते हैं। आकार्य मतलब सामाजिक नियमों के खिलाफ काम करना, प्राकार्य मतलब सामाजिक नियमों या सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से काम करना। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, प्राकार्य जो होते हैं वो लाभ देते हैं, प्राकार्य लाभकारी होते हैं। आकार्य जो होते हैं वो जो है हानिकारक होते हैं, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। तो आकार्य जो है हानिकारक होता है सामाजिक व्यवस्था के लिए और प्राकार्य जो होता है लाभकारी होता है। तीसरा अंतर क्या है, जो प्राकार्य होता है उसके द्वारा समाज व्यवस्था और संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या होती है उसके द्वारा, किंतु जो आकार्य होता है इसके द्वारा सामाजिक हितों को ठेस पहुंचती है, जो सोशल हित होते हैं, सामाजिक हित होते हैं, उनको ठेस पहुंचती है आकार्य के द्वारा। चौथी बात, प्रकार वे कार्य हैं जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, जबकि आकार्यों को सामाजिक मान्यता नहीं प्राप्त होती। आकार्य अपने मन से कोई व्यक्ति सामाजिक विरोधी काम करता है, मिलाकर के समाज विरोधी एवं संगठन के लिए हानिकारक होते हैं, ये जो आकार्य होते हैं। पांचवा अंतर ये है कि प्रकार सामाजिक हित होते हैं, प्रकार जो होते हैं सामाजिक हित में होते हैं,
प्रकार्य करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करी जाती है, उसे समाज में पुरस्कार दिया जाता है। जबकि जो आकार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसको समाज की आलोचना सहना पड़ता है। कानून और नियमों के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर वो नहीं रुकता तो उसे दंड भी दिया जाता है आकार्य करने पर। तो ये होते हैं आकार्य, यानी जो समाज में गलत काम होता है, चोरी, चकारी और डकैती, लूट, मार, हत्या, ठीक है? तमाम प्रकार के जो ये अहिंसा मतलब कि जो हिंसात्मक कार्य, तो ये सब जितने कार्य होते हैं, ये सब आपके आकार्य में आते हैं। प्राकार्य में जितने अच्छे काम हैं, ठीक है? मोरलिटी वगैरह वाला सब, पूरा नैतिकता के काम सब इसमें आते हैं आपके, ठीक है? प्राकार्य में। छठा अंतर ये होता है कि प्रकार्य सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जो है पॉजिटिव एक प्रकार से वे में होते हैं काम, सकारात्मक जो प्रकार्य होते हैं वो, मतलब कि पॉजिटिव नेचर होता है प्रकार्य का। जबकि समाज उसको उचित मानता है, जबकि आप देखेंगे आकार्य जो होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, नकारात्मक प्रकृति का होता है, इसके कारण से समाज उसको उचित नहीं मानता है। इसके अलावा सातवां अंतर ये है कि प्रकार्य सामाजिक नियमों के अनुसार ही होते हैं, जबकि जो आकार्य होते हैं सामाजिक नियमों का विरोधी होता है, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्पेंसर के सावयवी एकता को संक्षेप में बताइए। सावयवी एकता क्या है स्पेंसर की? हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जाए तो स्पेंसर ने समाज के सावयवी सिद्धांत का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक में उन्होंने सावयवी एकता के बारे में बताया। स्पेंसर कहते हैं कि यदि हम समाज को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसकी तुलना हमको एक शरीर से करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक शरीर का विकास होता है उसी तरीके से एक समाज का विकास होता है। एक समाज को जब हम शरीर की भांति देखेंगे तो इसीलिए उसको सावयवी कहा जाता है। सावयवी मतलब शरीर टाइप का। तो समाज एक को सावयव मान करके या एक शरीर मान करके उसका अध्ययन करना सावयवी एकता कहलाता है। तो इसके बारे में पहली बात तो ये है, समाज और सावयव की तुलना स्पेंसर ने करी है। कहा कि पहली बात, शरीर की भांति समाज का भी विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, समानता से भिन्नता की ओर होता है। पहले सरल समाज जो होता है सरल होता है, बाद में समाज आजकल जटिल हो गया, कठिन हो गया है। पहले जो शरीर होता है समान होता है, बाद में सबका शरीर भिन्न हो जाता है। जैसे कि शरीर का विकास होता है, लड़के लड़की पहले छोटे होते हैं तो लगभग समान होते हैं, उनको आप देख करके कपड़ा पहना दिया जाए तो आप उनको अंतर नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब 12-13 साल के लड़के लड़की हो जाते हैं तो अंतर दिखने लगता है साफ साफ। ऐसे ही समाज में भी होता है। दूसरी बात, समाज और शरीर दोनों का निर्माण छोटी-छोटी इकाइयों से मिलकर के होता है, ठीक है? चूँकि समाज में बहुत सारी छोटी-छोटी इकाइयाँ मिलती हैं और ऐसे ही शरीर। तीसरी बात, दोनों की संरचना में निश्चितता पाई जाती है, समाज की और इसके भी, शरीर के भी। इसके अलावा चौथी बात, दोनों का उद्विकास एक निश्चित क्रम में होता है। एक निश्चित क्रम में आप बढ़ते हैं, एक निश्चित क्रम में समाज का उद्विकास होता है। इसके अलावा दोनों के प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होता है। हर जो शरीर का एक कार्य है, उसका मतलब कि जो अंग है उसके अलग-अलग कार्य हैं, ऐसे ही समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनके अलग-अलग कार्य होते हैं। इसके अलावा सावयव एवं शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित होते, जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही समाज के भी जो विभिन्न अंग होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा समाज एवं शरीर दोनों के संचालन और नियंत्रण के लिए कई सारी प्रणालियाँ होती हैं, कई सारी प्रक्रियाएँ होती हैं जो समाज को नियंत्रित करती हैं और जो शरीर को नियंत्रित करती हैं, दोनों में समानता पाई जाती है। इसके अलावा जिस प्रकार से शरीर का विनाश होता है वैसे ही समाज भी एक दिन नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सावयवी एकता ये होती है। इसी सिद्धांत को स्पेंसर ने इसकी तुलना एक शरीर से करी है। स्पेंसर ने समाज और सावयव की समानताओं का उल्लेख नहीं किया, वरन इन दोनों में पाई जाने वाली असमानताओं को भी दर्शाया। उन्होंने एक तरफ तो समानताएँ बताई लेकिन असमानताएँ भी बताई, चूँकि उन्होंने कहा कि शरीर की भांति समाजों का कोई एक विशिष्ट शारीरिक रूप नहीं होता है, जिसके हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान हों। समाज के कोई आँख, नाक, कान, पाँव ये सब नहीं होते हैं, ठीक है? तो पहला अंतर ये। दूसरा अंतर इन्होंने बताया कि शरीर का निर्माण करने वाले इसके अंग-कोष्ठों का पृथक-पृथक अस्तित्व संभव नहीं है। समाज के अगर एक आप हाथ काट दें अलग तो हाथ फिर कोई काम का नहीं हो गया। जब तक वो शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक वो काम कर रहा है। किंतु समाज अगर अलग-अलग समाज के अंगों को, ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व अ, और जीवन संभव व्यक्ति का अस्तित्व, मतलब अगर व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाए तो भी जीवन व्यक्ति जी लेगा, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब कि कहीं न कहीं पे कुछ चीज़ें जो व्यक्ति और मतलब कि समाज में है वो थोड़ा भिन्न भी है, लेकिन फिर भी उनमें समानता है। तो यही समानता को इकट्ठा करके उसी एकता को बढ़ावा देते हैं। तो सावयवी एकता वही होती है एक प्रकार से जो मतलब कि समाज पर लागू किया उन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न है, अलगाव की अवधारणा स्पष्ट करें। अलगाव की अवधारणा क्या है भई? अलगाव की अवधारणा की बात की जाए तो अलगाव की अवधारणा क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अलगाव
अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है एक एलिनेशन, एलिनेशन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्व से विरक्ति होना, यानी कि सेल्फ इंट्रेंसमेंट, यानी कि स्व से विरक्ति, अपने से अलग हो जाना। मतलब कि अलगाव को परिभाषित करना होता है कि व्यक्ति की एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें वह स्वयं को अपना स्वयं से अपना लगाव जो है वो खो देता है, वो हो जाता है अलगाव। ठीक है, अलगाव मतलब कि आ माने नहीं, लगाव माने अपने से। ठीक है, तो स्व से लगाव जब खो देता है मनुष्य तो वही होता है अलगाव। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये अलगाव होता है। तो कुल मिलाकर के अलगाव के विषय पर सबसे पहले विद्वान है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से पहले भी और सारे विद्वानों ने इस पर काम किया, लेकिन मुख्य रूप से मार्क्स जो है ये वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं, अलगाव की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे हीगल ने भी अलगाव की बात करी, एरिच फ्राक ने करी, डेविड ने करी, इसके अलावा निजरमन ने करी, थॉमस हॉब्स भी अलगाववाद की बात करते हैं। हीगल के अनुसार जब व्यक्ति परमात्मा या सर्वोच्च शक्ति में लीन हो जाता है तो वह उसकी श्वास से जुड़ाव या लगाव स्वतः समाप्त हो जाता है, जिसे अलगाव कहते हैं। अलगाव क्या होता है? जब व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से मिल जाती तो उसका श्वास से लगाव, यानी उसके शरीर से प्राण निकल गया तो उसका खत्म हो गया। ठीक है, डेविड रिजमैन की एक पुस्तक है द लोनली क्राउड। द लोनली क्राउड में उन्होंने जटिल समाजों के एकाकीपन से जुड़ी हुई जो विसंगतियां हैं उसको स्पष्ट किया, और उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जटिल समाजों में व्यक्तिवादिता इतनी अधिक है, मतलब कि जो अपने मतलब कि मैं जो हूँ वही करूँगा, मतलब हर व्यक्ति के अपने अपने विचार, वही व्यक्तिवादिता होती है। तो व्यक्तिवादिता इतनी अधिक है कि किसी के सुख दुख में कोई किसी का सरोकार नहीं है। आप जो भी सुख है तो आप सुखी खुद ही महसूस करेंगे, दुख में है तो दुखी अपने आप को महसूस करें। इसी कारण व्यक्ति अपने आप से भी मतलब कि सरोकार एक दिन में खो देता है, जिसे हम अलगाव कहते हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि कोई ऐसी शासन व्यवस्था होती है अलगाव, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है और उसको अपने जीवन को अपने अनुसार जीने की अनुमति नहीं देता है, उसमें अलगाव की भावना पाई जाती है। ठीक है, ये कहते हैं हॉब्स। इसके बाद में आते हैं कार्ल मार्क्स। कुल मिलाकर के सभी सिद्धांतों को अवैज्ञानिक और अतार्किक कह करके अस्वीकार करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं आप लोगों ने जो बताया वो बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ये सब अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। कार्ल मार्क्स अलगाव सभी मतलब वो कहते हैं कि अलगाव जो होता है सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में रहा है, परंतु औद्योगिक पूंजीवाद समाज में अलगाव अपने चरम पर है। इसके दो प्रमुख कारण हैं, एक श्रम का अवस्तुकरण और दूसरा वस्तु पर अनियंत्रण। इस तरीके से उन्होंने पूंजीवाद औद्योगिक समाज में उन्होंने सीधा सीधा क्या बताया, अलगाव मतलब क्या होता है, एक पूंजीवादी और एक उस तरीके से, यानी कि एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक आपकी मतलब ये मतलब पूंजीवाद में क्या होता है, दो प्रकार के वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति और एक सरबराह, एक जो गरीब वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है। तो इस प्रकार अलगाव के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए व्यक्ति स्व से अलगाव हो जाता है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार औद्योगिक पूंजीवादी समाजों में अलगाव चार चरणों में होता है। उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव हो जाता है, उत्पाद से अलगाव हो जाता है, सहकर्मियों से अलगाव हो जाता है और स्व से अलगाव हो जाता है। कुल मिलाकर के मार्क्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि अलगाव का स्रोत या कारण जो है वो पूंजीवादी औद्योगिक समाज रहा है, जिसमें मशीनीकरण, लाभ, प्रतिस्पर्धा कार्य की प्रणाली, शोषण जैसे कई कारक हैं जिसके कारण से अलगाव के मतलब कि व्यक्ति में अलगाव का कारण उत्पन्न होता है, मतलब अलगाव होता है। इसका अंत भी पूंजीवादी समाज के विनाश से ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये अलगाव जो होता है इसी बात को उन्होंने कहा और इस तरीके से उन्होंने कहा बताया सारी चीज़ों को। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सृजनशील प्राणी है, वह अपने श्रम से वस्तु का सृजन करता है, तो मार्क्स इसे श्रम का वस्तुकरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर के समाज में या मार्क्स के अनुसार मनुष्य से सृजन का कार्य मशीनों ने ले लिया जब, तो मशीनों ने जब मनुष्य काम करता था अभी तक, तो वो काम मशीनों ने जब ले लिया तो आज का व्यक्ति अपने श्रम से पेट भरता है, सृजन नहीं कर पाता। ठीक है, उसको इकट्ठा नहीं कर पाता। फलस्वरूप उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव महसूस होने प्रारंभ हो गई लोगों को, और इस तरीके से अलगाव धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। ठीक है, तो अलगाव एक सार्वकालिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हमेशा होती रही, हर काल में आपको देखी गई है। एक यूनिवर्सल एक प्रक्रिया है जो किसी भी समाज में देखी जा सकती है। मार्क्स से पूर्व भी अनेक विद्वानों ने अलगाव को अपने 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 दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न किया, जिसमें आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि मार्क्स से पूर्व लगभग सभी विद्वानों ने अलगाव को एक व्यक्तिगत अवधारणा माना, जबकि मार्क्स ने इसको एक सामाजिक अवधारणा माना। और इसके पश्चात से ही अनेक अध्ययन और शोध हुए हैं अलगाव पर, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष और अंशतः या पूर्णतः या स्वीकार किया गया कि सृजनहीनता से अलगाव का संबंध होता है। ठीक है, जो काम हम पहले से कर रहे थे
वो काम अब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से सृजनहीनता से अलगाव जो होता है वही माना जा सकता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि सृजनहीनता एवं अलगाव से में संबंध है, परंतु इसके अनुसार क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नियमों से बंधा हुआ है, इसीलिए उसकी सृजनशीलता समाप्त हो जाती है एक दिन। ठीक है, ये अलगाव होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटेस्टेंट धर्म की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। प्रोटेस्टेंट धर्म की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएं। प्रोटेस्टेंट धर्म की विशेषताओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। प्रोटेस्टेंट धर्म की कई सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट नीति जो है कैथोलिक धर्म के विरोध में आई, और आपको बता दूं कि मैक्स वेबर ने कई सारी विशेषताएं बताई हैं प्रोटेस्टेंट धर्म की। पहली विशेषता ये है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में भाग्य पर विश्वास माना गया है, कि भाग्य पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, प्रोटेस्टेंट धर्म में ब्याज वसूलने की भी आज्ञा दी गई है। तीसरी विशेषता इसकी है प्रोटेस्टेंट धर्म की कि इस धर्म में, प्रोटेस्टेंट धर्म में अपने कार्य के लिए कर्ज लेना अच्छा माना गया, कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए कर्जा लेते हैं तो ठीक है। चौथी बात बताएगी प्रोटेस्टेंट धर्म में कि श्रम ही मूल्य है, अर्थात व्यक्ति को परिश्रम करते रहना चाहिए। इसके अलावा इस धर्म में यानी प्रोटेस्टेंट धर्म में व्यक्ति के मन में व्यवसाय की अवधारणा को विकसित किया जाना चाहिए या किया गया है। छठी बात यह है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में परिश्रम को पुण्य समझा जाता है, अगर आप परिश्रम करते हैं तो पुण्य का काम करते हैं। सातवीं विशेषता इस धर्म की यह है कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने भाग्य के स्थान पर कर्म को महत्व दिया और प्रधान माना है। तो एक तरफ वो भाग्य पर विश्वास जरूर करता है, लेकिन भाग्य पर विश्वास के साथ साथ वो कर्म पर भी विश्वास करता है, और कर्म फल को मतलब कर्म को महत्व देता है। ठीक है, कर्म को प्रधान मानता है, भाग्य को गौण मानता है, हालांकि भाग्य पर विश्वास है कुछ ना कुछ। ठीक है, मैक्स वेबर कहते हैं कि जब व्यक्तियों में जो है अध्ययनशीलता और कर्मठता परिश्रम की भावना का विकास होगा, तभी पूंजीवाद का विकास संभव है। वेबर ने यह भी कहा कि ब्याज से पूंजी जमा होती है और पूंजीवाद का विकास होता है, इसीलिए इस धर्म में ब्याज वसूलने की पूरी छूट दी गई। प्रोटेस्टेंट धर्म में अवकाश को भी बुरा माना गया है, छुट्टी को, यानी इस धर्म में छुट्टी लेने की मनाही करी गई है। प्रोटेस्टेंट धर्म में आप छुट्टी काम से नहीं ले सकते, आप जितना मेहनत करेंगे उतना पुण्य आप कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म जो है, ये कैथोलिक धर्म जो एक प्रकार से ईसाई धर्म है, उसी में कैथोलिक विचारधारा, तो उसके विरोध में आया वो ये प्रोटेस्टेंट धर्म। ठीक है, आगे देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन से, यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता में क्या अंतर है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता में क्या अंतर है, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बताइएगा भाई। मैंने आपको बताया यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता क्या होती है। देखिए, यांत्रिक एकता की बात करें और स्वाभाविक एकता की अगर बात करें, तो यांत्रिक एकता की प्रमुख विशेषता एक रूपता होती है, समाज के लोग उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। जबकि स्वाभाविक एकता जो होती है, उसकी अगर बात करें, स्वाभाविक एकता की प्रमुख विशेषता भिन्नता होती है। स्वाभाविक एकता में अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता है। दूसरी बात, यांत्रिक एकता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है, मतलब कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसको कुछ नहीं होता है, व्यक्तित्व जो होता है कुछ का पर्सनल व्यक्तित्व समाज में किसी का नहीं होता स्वाभाविक एकता में, मतलब यांत्रिक एकता में। यांत्रिक एकता जो होती है वो सामूहिक व्यक्तित्व जो होता है उसी में व्यक्ति का जो है हित निहित होता है, जो समूह कहता है वही व्यक्ति करता है। जबकि स्वाभाविक एकता में क्या होता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग होता है तो स्वाभाविक एकता होती है। तीसरी बात, यांत्रिक एकता आदिम समाज में की विशेषता है, जबकि स्वाभाविक एकता आधुनिक समाज की विशेषता है। चौथा अंतर यह है कि यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधा और प्रतिकूल होती है, व्यक्ति का खुद का विकास नहीं हो पाता, समाज के विकास के चक्कर में पूरे समाज को ले चलने में वो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। जबकि स्वाभाविक एकता जो होती है व्यक्तित्व के विकास पर पूर्ण मतलब फोकस करती है और उसको अवसर देती है। व्यक्ति का विकास स्वाभाविक एकता में ज़्यादा होता है। ठीक है, समाज का विकास हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति का विकास ज़्यादा होता है, और व्यक्ति का होगा तो समाज का भी होगा। पांचवी बात यह है कि यांत्रिक एकता में दमनात्मक कानून प्रभावकारी होते हैं, जबकि स्वाभाविक एकता में प्रतिकारी कानून होते हैं, मतलब कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, कोई ज़्यादा वो नहीं दंड। जबकि इसमें जो मतलब कि अगर आप पैसा कम करोगे तो उसको आपको मिलना ही तय है। ठीक है, छठवीं बात यह है कि यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता होती है, जबकि स्वाभाविक एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है। इसके अलावा यांत्रिक एकता का रूप सरल होता है और प्राचीन जमाने का एक प्रकार से प्राचीन समय में यांत्रिक एकता पाई जाती थी समाजों में, जबकि स्वाभाविक एकता जो है उसका रूप जटिल है, और आज का जो आधुनिक समाज है वो स्वाभाविक एकता उसमें है। ठीक है, इसके अलावा दुर्खीम ने यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करी है, जबकि स्वाभाविक एकता की तुलना
मानव शरीर से करी। जैसे यांत्रिक एकता इसको इसीलिए बोलते हैं, चूँकि जैसे मान लेते हैं मशीन है, अब मशीन में आपने फिट कर दिया कोई चीज़, कोई सिस्टम आपने लगा दिया, कोई चीज़ फिट कर दिया कि अलार्म जो है 8 बजे बजना है, तो अलार्म 8 बजे ही बजेगा, वो 9 बजे नहीं बजेगा। अब चाहे आप 8 बजे उठने में दिक्कत करें या मतलब कि दिक्कत हो रही है आपको, तो अलार्म ये नहीं सोचेगा कि जो है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब एक यंत्र को आप जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। ऐसे ही समाज जो होता है मनुष्यों के विचारों को एक यंत्र समझता है और उसी हिसाब से उसको फिट कर देता है कि भाई तुमको यही करना है तो वो ही करेगा। वो होता है समाज मतलब कि वो क्या बोलते हैं यांत्रिक एकता, जबकि स्वाभाविक एकता जो होती है उसमें व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। क्लियर? अगला अंतर ये आप लिख सकते हैं कि यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि स्वाभाविक एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर करती है। क्लियर? तो ये है दोनों में अंतर। अगला प्रश्न, सत्ता की अवधारणा की व्याख्या करें और तथा इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएं। सत्ता, सत्ता की अगर बात की तो सत्ता की अवधारणा किसने दी है, बताएंगे? सत्ता की अवधारणा किसने दी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सत्ता की अवधारणा किसने दी भाई? बढ़िया प्रश्न है। सत्ता की अवधारणा बिल्कुल मैक्स वेबर। तो सत्ता की सत्ता को 3 तरीके से बांटा मैक्स वेबर ने। वैसे सत्ता जो होती है मनुष्य समाज में अकेला नहीं रहता है, तमाम सारे लोगों के साथ रहने के दौरान दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरों से खुद प्रभावित भी होता है। प्रभाव का तात्पर्य है कि दूसरों की नीतियों को प्रभावित करना, और एक प्रकार से मतलब एक प्रभाव का ये मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार बदलना या कार्य करवाना, ये होता है प्रभाव। आप चाहे उससे प्रभावित हो और चाहे उसको प्रभावित करें, तो वो प्रभाव होता है। तो यदि एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने में बल का प्रयोग करता है अथवा बल प्रयोग करने की धमकी देता है, तो वह शक्ति कहलाती है। जब शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती, कानूनी स्वीकृति मिल जाती कि भाई आप ये डरा धमका करके काम करवा सकते हैं, तो उसी को सत्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में वैध शक्ति को ही सत्ता कहते हैं। जैसे आपके पास पावर तो है, लेकिन पावर को पुलिस का साथ मिल जाए, सत्ता का साथ मिल जाए, सत्ता मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास बहुत बल है, लेकिन आप किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन अब जब आपको कानून का सहारा भी मिल जाए, कानून का साथ भी मिल जाए, तो आप मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सत्ता हो जाएगी। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानाचार्य या प्रधानमंत्री जो होते हैं, मेजर हो गए, इनके पास सत्ता होती है, ये सब सत्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो 3 सत्ता, मैक्स वेबर ने कहा कि सत्ता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? सत्ता 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वैधानिक सत्ता, दूसरी होती है परंपरागत सत्ता और तीसरी होती है करसमाई सत्ता। ठीक है, 3 सत्ता होती है। तो जो वैधानिक सत्ता होती है, उस सत्ता की अगर बात की जाए तो जैसे कि मान लेते हैं राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति जब तक पद पर बैठा है तब तक वो एक प्रकार से राष्ट्रपति, एकदम से उसका पद जो है बहुत ज़्यादा, तो वैधानिक सत्ता उसी को मिली है। वैधानिक सत्ता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, तो वो सब एक प्रकार से एकदम से वैधानिक सत्ता, जब तक पद पर हैं तब तक एक प्रकार से पावरफुल है, उनके पास शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन पद से उतरने के बाद में उनका पूरा खत्म, तो वो होती है वैधानिक सत्ता। ठीक है, इसके अलावा दूसरी होती है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता का मतलब क्या होता है, ये सत्ता जो होती है सत्ता, ये जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे गाँवों में, आदिम समाजों में, जैसे पंच लोग हो गए, गाँव के मुखिया हो गए, या वृद्धजनों की जो परिषद होती है, वो परंपरागत सत्ता होती है। उन्हें अधिकार इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वो प्राचीन काल से ऐसा करते आ रहे हैं। संयुक्त परिवार में जो मुखिया होता है, वो जो चाहे करता है। जाति व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण जो हैं, वो सत्ता की उच्च श्रेणी पर हमेशा रहे हैं, तो ब्राह्मण लोग जो कहते हैं वही लोग करते हैं। तो ये होता है सत्ता, ये परंपरागत सत्ता उनको पहले से मिली हुई है। ठीक है? ये तीसरी बात ये है कि करिश्माई सत्ता या चमत्कारिक सत्ता। इस प्रकार की सत्ता उन लोगों के पास हो जाती है जिसने कुछ एक प्रकार से शारीरिक या मानसिक गुण होते हैं, कोई क्वालिटी होती है, कोई टैलेंट होता है, और उस टैलेंट के बल पर क्या होता है कि वे दूसरे लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप किसी दूसरे से कहते हैं कि भाई आपको ये करना है, तो वो कर देता है। तो आपके अंदर वो करिश्माई सत्ता है, चमत्कारिक सत्ता, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं कोई, या धार्मिक नेता हैं, राजनेता हैं, समाज सुधारक हैं, तो आप में करिश्माई सत्ता या चमत्कारिक सत्ता जो आपने अपने खुद के दम पर प्राप्त करी है। सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी, ये सब चमत्कारिक सत्ता इनको प्राप्त थी। इनके इशारे पर हजारों व्यक्ति दौड़ पड़ते थे और अटूट विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी कहते नहीं, चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े मतलब कि कोटि चरण उसी ओर, ऐसे कविता एक है नहीं? ठीक है, पंचम सेमेस्टर में हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है ये होती सत्ता, तो 3 प्रकार की होती है। करिश्माई सत्ता, ठीक है, एक तो वैधानिक सत्ता जो कानूनी रूप से मिली होती है, कानूनी सत्ता, वैधानिक सत्ता। परंपरागत सत्ता जो कि आपको पंच प्रधान, ब्राह्मण,
ठीक है, जातियों में जैसे या वर्णों में आप देखते हैं ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मणों से मुखामासीत, वो सबको शिक्षा देता है, जिसको कहता है कि भई आपको ऐसे करना, वैसे करता है, ऐसे पूजा करनी है, तो ऐसे लोग पूजा करते हैं। चूँकि उन लोगों को परंपरागत सत्ता प्राप्त है ब्राह्मणों को, तो इसीलिए क्या होता है, वो परंपरागत सत्ता है। ऐसे ही ऐसे कई प्रकार के लोगों को पारंपरिक मतलब कि एक प्रकार से परंपरागत सत्ता प्राप्त है, तो वो परंपरागत होती है, जिनके पास जिनके कहने पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, प्रभावित होते हैं उनसे लोग, तो होती है। तीसरी होती है करिश्माई सत्ता, तो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है काम्ट के विज्ञानों के संस्करण का वर्णन कीजिए। काम्ट की अगर बात की जाए, तो काम्ट ने विज्ञानों को कई प्रकार से मतलब कि एक सीरियल से बताया कि भई पहले कौन से विज्ञान का विकास हुआ, फिर उसके बाद में कौन-सा विज्ञान आया, ये काम्ट ने बताया। ठीक है? तो वही है विज्ञानों का संस्करण काम्ट का। ठीक है? काम्ट की अगर बात की जाए, तो काम्ट कहते हैं कि जो है सबसे पहले जो विज्ञान अस्तित्व में आया, वह सबसे अधिक सामान्य और सबसे कम जटिल रहेगा, सबसे सरल रहेगा, सबसे कम विषयों से रिलेटेड रहेगा। बाद में आने वाले विषय जो होंगे लगातार, वो कम सामान्य होंगे, अधिक जटिल होंगे, क्योंकि सरल घटनाओं के प्रभाव से दूसरी घटनाएँ उत्पन्न होंगी और वे क्रमशः जटिल होती चली जाएँगी। यही कारण है कि घटनाएँ लगातार जैसे-जैसे समय बीता जाएगा, वो जटिल होती जाती हैं। सबसे पहले काम्ट ने कहा कि जो है पहले कौन से गणित समाज का विकास हुआ विज्ञान का पहले सबसे पहला विज्ञान है गणित। पहले गणित विषय आया, उसके बाद में गणित के बाद में खगोल का विकास हुआ, खगोल शास्त्र का। खगोल के बाद में भौतिक शास्त्र का विकास हुआ। भौतिक शास्त्र के बाद में रसायन शास्त्र का विकास हुआ। रसायन के बाद में प्राणी शास्त्र का विकास हुआ। प्राणी शास्त्र के बाद में समाजशास्त्र का विकास हुआ। समाजशास्त्र जो है इस तरीके से विकसित हुआ। तो काम्ट ने बाद में चल कर के नीति शास्त्र को भी वर्गीकृत करने में अंत में सम्मिलित कर दिया कि कहा कि जो है समाजशास्त्र के बाद में नीति शास्त्र का उदय हुआ। तो काम्ट के अनुसार गणित प्राचीनतम है, प्रथम आधारभूत और दोष रहित विज्ञान है ये और इसे पूर्ण विज्ञान आप मान सकते हैं गणित को। यह सबसे समान घटनाओं का अध्ययन करता है और यह एक मौलिक उपकरण है गणित। अन्य सामाजिक विज्ञानों का विकास इसी मौलिक उपकरण के आधार पर हुआ है। सभी विज्ञानों के अनुसंधान के क्षेत्र में गणित का आधार जो होता है, उसी पर यथार्थ माप और विभिन्न तथ्यों का सुनिश्चित संबंध होता है, चूँकि गणित का प्रयोग हर एक विषय विज्ञान में होता है, हर एक चीज़ में होता है। ठीक है? ये चीज़ होती है। अच्छा, काम्ट ने 2 सिद्धांतों को आधार बनाया था विज्ञानों के वर्गीकरण में। पहला निर्भरता का सिद्धांत, ठीक है? और दूसरा था घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। निर्भरता का वृद्धि सिद्धांत मतलब ये है कि इस सिद्धांत के आधार पर या अनुसार ज्ञान या विज्ञान की प्रत्येक नवीन शाखा अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों पर आश्रित होती है और इस नियम के अनुसार जो विज्ञान सर्वप्रथम आया वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं था और इसके बाद जो दूसरा विज्ञान आया वो विकसित होगा और वह पहले पर निर्भर होगा, जो पहले विज्ञान विकसित हुआ है उस पर निर्भर होगा। तीसरा विज्ञान जो आएगा वो पहले दूसरे पर निर्भर होगा। चौथा विज्ञान जो आएगा पहले दूसरे और तीसरे पर निर्भर होगा। ऐसे ही जो आगे के विज्ञान आएंगे और सभी पर विज्ञानों पर डिपेंड होंगे। ठीक है? ऐसी बात दूसरी जो है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। काम्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण में दूसरा सिद्धांत अपनाया और कहा कि घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत के अनुसार जिस विज्ञान की विषय वस्तु जितनी सरल होगी वह उतना ही कम प्रसारित होगा, दूसरे पर आश्रित होगा, क्योंकि सरल और सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान पहले आया होगा, जबकि विज्ञान की विषय वस्तु जितनी अधिक होगी उतना ही वह दूसरे विज्ञानों पर डिपेंड होगा, निर्भर होगा, क्योंकि समाज के विकास और विज्ञान की प्रगति के लिए के साथ साथ जटिलता भी बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए जो सरल समाज है मतलब कि जो सरल विज्ञान है या सरल जो विज्ञान है वो पहले आया है और उसके बाद जटिल विज्ञान जो है वो बाद में आए हैं, चूंकि वो सभी पर डिपेंडेंट हो गए तमाम प्रकार की चीज़। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, पहले गणित आया, फिर खगोल शास्त्र, फिर भगोल भौलिक मतलब भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर प्राणी शास्त्र, फिर समाजशास्त्र। क्लियर? आगे देखेंगे 8वां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो आप सभी को पता होगा 1760 के ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में घटना घटित हुई थी। इसके कई कारण थे औद्योगिक क्रांति के, जैसे कि औद्योगिक क्रांति की अगर बात की जाए तो ये इंग्लैंड की क्रांति है, इंग्लैंड में हुई क्रांति। क्लियर? और आप देखेंगे कि इसके कई कारण हैं, सामाजिक कारण भी बहुत सारे हैं, आर्थिक कारण भी हैं, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। पहला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या रहा? चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की अनुकूल परिस्थितियां 15वीं और 16वीं शताब्दी में ही बन चुकी थी। 17वीं शताब्दी में रॉयल सोसाइटी की स्थापना के साथ वैज्ञानिक चिंतन में बढ़ोतरी होती है। सम्राट के द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना करवा दी जाती है। इससे व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, उत्पादन बढ़ने लगा, देश में श्रम विभाजन की प्रकृति में परिवर्तन होने लगा। परंपरागत रूप से इंग्लैंड में संस्कृति, भाषा, सामाजिक विशेषताओं में समानता
धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक मान्यताओं की न्यूनता, इन सभी के कारण से क्या हुआ, लोगों का ध्यान वैज्ञानिक खोजों की ओर बढ़ा। चूँकि ये लोग धर्म पर विश्वास कम करने लगे, सामाजिक-वामाजिक जो नियम कायदे थे उनमें रूढ़िवादिता ये सब कम मानने लगे। इस कारण से जब इन लोगों के पास कोई ये चीज़ तो धर्म-वर्म का काम कोई रह नहीं गया, तो इन लोगों ने सोचा कि भई ये वैज्ञानिक दृष्टि की ओर आगे बढ़े, वैज्ञानिक खोजों की ओर आगे बढ़े और औद्योगिक क्रांति जो है इसी वैज्ञानिक चिंतन के कारण से प्रारंभ होती है। ये है सामाजिकरण। क्योंकि सामाजिक जो संस्कृति, कल्चर, रूढ़ि, रीति-रिवाज ये सब इसको नहीं फ़ॉलो करे, बंद कर दिया। तो वैज्ञानिक चीज़ों में आ गए। दूसरी बात, दूसरा कारण है आर्थिक कारण। परंपरागत रूप से क्या हुआ कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। लेकिन 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि वहाँ जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो जाती है, तो इसके बाद में क्या हुआ, उद्योग और वैज्ञानिक खोज जो है उसके लिए सबको पैसा मिलने लगा। आर्थिक सहायता दी जाने लगी बैंकों के माध्यम से। धीरे-धीरे इंग्लैंड में खनिज, जल, ऊर्जा के नए-नए स्रोतों की खोज शुरू हो गई, सफलता भी मिली। इंग्लैंड में जैसे-जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ती गई, वहाँ जो है एक प्रकार से उद्योगों का विकास संभव हो गया। और इंग्लैंड के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे नाविक और व्यापारी हुआ करते थे और इन नाविकों ने अनेक विदेशी बाजारों में अपना संपर्क स्थापित किया और इंग्लैंड की पूंजी को बढ़ाने में योगदान दिया। तो इस तरीके से ये रहा औद्योगिक कारण या आर्थिक कारण, जिसके कारण से औद्योगिक क्रांति हुई। तीसरा कारण ये रहा, वो रहा राजनीतिक कारण। तो चूंकि राजनीतिक कारणों की बात की जाए तो अन्य देशों की तुलना में भी इंग्लैंड ने हमेशा राजनीतिक अस्थायित्व रहा है और यही राजनीतिक अस्थायित्व इंग्लैंड के औद्योगिक विकास का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। इस संबंध में बार्नेट कहते हैं कि किसी भी नवाचार के लिए सत्ता का सहयोग सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर कोई परिवर्तन समाज में करना है तो उसके लिए सरकार का मानना बहुत जरूरी है। सत्ता अगर नहीं चाहेगी परिवर्तन तो नहीं हो पाएगा। जहाँ तक इंग्लैंड का प्रश्न था, वहाँ की जो सरकार थी वो हमेशा इसके लिए तत्पर रहती थी। सरकार के द्वारा औद्योगिक आविष्कारों और व्यापारिक क्रियाओं के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया गया, सहायता दी गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंग्लैंड में सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास को योजनाबद्ध ढंग से प्रोत्साहन देने का एक प्रकार से एक नज़रिया रहा है और इसी कारण से आप देखेंगे वहाँ पर कई 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 सारी चीज़ों की खोज हुई, चूँकि राजनीतिक सत्ता का भी साथ मिल गया, तो ये राजनीतिक कारण रहा। चौथा कारण रहा वैज्ञानिक कारण। चूँकि क्या हुआ, औद्योगिक विकास का वैज्ञानिक खोजों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्योंकि जब औद्योगिक विकास हुआ, उद्योग बढ़े, तो वैज्ञानिक खोजों का विकास भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा। जैसे-जैसे आवश्यकता होने लगी, वैसे-वैसे चीज़ों की खोज बढ़ने लगी। चूँकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ऐसे-ऐसे आविष्कार होने लगे, जैसे आवश्यकता पड़ती गई। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। इंग्लैंड में नई तकनीकों और आविष्कारों में उन लोगों का योगदान अधिक था, जो मध्यम वर्ग से संबंधित हुआ करते थे, स्वयं उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान कर रहे थे। यही कारण है कि इंग्लैंड में होने वाली वैज्ञानिक आविष्कार औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अधिक व्यावहारिक सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए जेम्स वाट ने भाप कि वाष्प शक्ति का आविष्कार किया, इंजन बनाया। ठीक है, इंग्लैंड को ऊर्जा का एक नया स्रोत दिया, भाप, और इसी सहायता से बाद में उत्पादन शुरू हो गया। मशीनों तथा परिवहन व्यवस्था में इतना तब इसका विकास संभव हो पाया। तमाम प्रकार के औद्योगिक यंत्र बनने लगे, तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी में विकास हुआ। इसके कारण से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति सफल हो पाई। तो ये औद्योगिक क्रांति के कई कारण रहे हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कई कारणों के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडसा से, 450 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न पहला है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, आपकी सीरीज में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को बताइए। और तीसरा प्रश्न है, पूंजीवाद के विकास में संबंध पूंजीवाद के विकास के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले पूंजीवाद तो आपको समझाना पड़ेगा, पूंजीवाद क्या है, फिर उसके बाद में इसके विकास के संबंध में जो मैक्स वेबर ने विचार दिए, उन विचारों को आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आपके इसमें सीरीज में ये प्रश्न मिल जाएगा उत्तर, तो आप लिख दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, कांट का प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। ये प्रश्न हमेशा आता है, इसको आप रट लीजिएगा एकदम से। प्रत्यक्षवाद जो मैंने आपको बताया, इसकी विशेषताओं के बारे में कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रत्यक्षवाद तो शुरुआत में मैंने आपको समझा दिया सारी चीज़ें। ठीक है, तो आत्महत्या भी कुछ चीज़ें कुछ हद तक मैंने बता दी है। पूंजीवाद का विकास, पूंजीवाद जानते हैं क्या होता है, जैसे कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि जब क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व हो जाता है, सरकार का स्वामित्व नहीं होता। सरकार जो होता है उत्पादन के साधनों पर हस्तक्षेप नहीं करती है, केवल निजी स्वामित्व हो जाता है। पूंजीपति लोग जो है उनके अंडर में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके विकास में मैक्स वेबर का क्या योगदान रहा है, और मैक्स वेबर चूंकि पूंजीपति जो विचारधारा के समर्थक रहे हैं मैक्स वेबर, और कार्ल मार्क्स इसके विरोधी रहे हैं पूंजीवाद के, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो कार्ल मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, उसकी विवेचना करें। चूँकि वर्ग संघर्ष मतलब क्या होता है? हर चीज़ में संघर्ष होता है इनके वर्ग संघर्ष। मतलब वर्ग संघर्ष का सीधा सा मतलब होता है 2 वर्गों के बीच में संघर्ष। मतलब कि एक वर्ग होगा पूंजीपति वर्ग जिसके पास पैसा होगा, एक वर्ग होगा जो कि मज़दूर वर्ग होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा। अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष वर्ग संघर्ष होता है। क्लियर? ये कार्ल मार्क्स कहते हैं, तो इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। तो ये 4 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ओके? बाकी इन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हालाँकि एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप महासंग्राम वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।